आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है अमित यूनिक क्लासेस में। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 12th का एग्ज़ाम आप लोग को नियरेस्ट अबाउट यानी बहुत नज़दीक आ गया है, और आप लोगों को समक्ष हम लोग क्लास 12th का बैच ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूंगा कि ताकि 12th का जितना भी फिजिक्स का लेक्चर्स हो आप सभी लोग को लाइव क्लासेस या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा सके। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा ये क्लास 12th का सिलेबस है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास 12th का क्या है बाबू? सिलेबस है। क्या है बाबू? सिलेबस है। और इन सिलेबस को अगर अच्छे पूर्वक से आप सभी लोग पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 95 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। तो इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार बारीकी पूर्वक से कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस मैं खुद करूँगा और लेक्चर्स बाय वीडियो आप सभी लोग को सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी का, तो स्थिर वैद्युतिकी को हम तो अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 भागों में बांटा गया है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो इन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड ऑफ ऑल फ्लो इन गॉस लॉ इन इट्स एप्लीकेशंस, एंड थर्ड ऑफ ऑल फ्लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स, एंड फोर्थ ऑफ ऑल फ्लो इन यहाँ पे कैपेसिटर्स। यानी इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पढ़ा देंगे तो आप सभी लोग को चुटकिए में आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन हर हाल में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, अगर दूसरा चैप्टर की बात करते हैं विद्युत धारा, यानी इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व की बात करते हैं, तो इससे भी कोई क्वेश्चन कम नहीं रहता है। इससे भी क्वेश्चन का वेटेज आपका 8 नंबर का पूछा जाता है मैग्नेट से ही मेरे प्यारे दोस्तों। उसी में हम पढ़ते हैं फैराडे का नियम क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर्स में। अगला टॉपिक से यानी चौथा यूनिट की बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रतिवर्ती धारा। तो ये भी चैप्टर कोई कम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी चैप्टर कम नहीं है। इससे भी आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना नंबर का? 8 नंबर का, जिसमें हम पढ़ते हैं एल सर्किट क्या होता है, आर सर्किट क्या होता है, सी सर्किट क्या होता है, एल आर सर्किट क्या होता है, एल सी आर क्या होता है, सी आर सर्किट क्या होता है, एल आर सर्किट क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेक्टिफायर क्या होता है, इन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर अगला टॉपिक्स की बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये छोटा चैप्टर है, चाहेंगे तो आप लोग को एक क्लास में कंप्लीट भी करा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छोटा चैप्टर है, और जिस हिसाब से यह चैप्टर है उसी हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। जितना छोटा है उतना हिसाब से आपका सवाल पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी की बात करते हैं। तो प्रकाशिकी में आप सभी लोग जानते होंगे कि 12th का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो ऑप्टिक्स होता है, यानी प्रकाशिकी होता है। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन का वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम में। अगर ये पढ़ लिए तो आपका 14-15 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। पहला होता है वेव ऑप्टिक्स होता है, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है। अगर दोनों ऑप्टिक्स को हम क्लियर कंसेप्ट सीख लिए तो 14 नंबर 15 नंबर मार्क से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन से विकिरण तथा द्रव्य की दर्द प्रकृति यानी यूनिट रेडिएशंस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो इससे आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस।
यानी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसाइडेंट ऑफ मेटल सरफेस एंड टेक प्लेस देन फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज गिवन आइडिया फॉर ए अल्बर्ट आइंस्टीन फ्रॉम 199। अगर बात करते हैं यहाँ पे परमाणु या नाभिक की, यानी यहाँ पे एटम एवं न्यूक्लियाई की, तो एटम एवं न्यूक्लियाई से आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एटम और न्यूक्लियाई जो होता है वो बहुत छोटा चैप्टर होता है, 2 चैप्टर होता है, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगला चैप्टर है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके कारण हम लोग पढ़ा पा रहे हैं आप लोग के माध्यम से, यानी आप लोग को हम पढ़ा पा रहे हैं जिसके माध्यम से वो आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में एल सर्किट के और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नट गेट क्या होता है, नंड गेट क्या होता है, नर गेट क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट क्या होता है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को लॉजिक गेट उस हिसाब से सिखा देंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपका 7 नंबर मुट्ठी में रहेगा। अगला चैप्टर की बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी संचार व्यवस्था में भी 7 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर टोटल की बात करते हैं, तो टोटल आपका 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंबाइंड करके बोर्ड एग्जाम में आपका 70 नंबर यानी 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें 70 नंबर जो होता है बाबू थ्योरी होता है, आप प्रैक्टिकल जो होता है ये थ्योरी होता है, आप प्रैक्टिकल जो होता है ये 30 नंबर होता है, और दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो 100 नंबर हो जाता है। कितना नंबर हो जाता है बाबू, 100 नंबर। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी को जब हम यहाँ पे नोट करेंगे तो टोटल आपका बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपका मतलब यहाँ पे 70 में से आपका मान लेते हैं 65 नंबर 66 नंबर क्वेश्चंस हर हाल में मेरा 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में इतना नंबर तो आसानी पूर्वक ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई जो पदार्थ जो होता है, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में, जो कि 11th में पढ़े होंगे आप लोग। पदार्थ को सबस्टांस बोलते हैं, सबस्टांस। क्या बोलते हैं बाबू, सबस्टांस। पदार्थ जो होता है, पदार्थ को 2 कैटेगरी में बांटा गया, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं पदार्थ क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, इधर देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, तो वस्तु जो होता है किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है, किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। और पदार्थ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क जो होते हैं ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ये सभी बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, एक प्रोटॉन कैसे बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये शायद नहीं जानते होंगे आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होता है, एक प्रोटॉन कैसे बनता है, कितने अप क्वार्क कितने डाउन क्वार्क को कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और कितने डाउन क्वार्क और कितने अप क्वार्क को कनेक्ट करते हैं तो एक प्रोटॉन बनता है, और कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को कनेक्टेड करते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है। यानी जो कोई भी वस्तु होता है पदार्थ से मिलकर बना होता है, कोई भी वस्तु होता है ये किससे मिलकर बना होता है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं कोई भी वस्तु होता है ये पदार्थ से मिलकर बना होता है, ये पदार्थ से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है किससे बना होता है, क्वार्क से मिलकर बना होता है। और क्वार्क जो होता है ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। ये आप लोग को जब हम चार्ज पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क क्या होता है। क्वार्क देखा जाए तो एक्चुअली में 2 तरीके के नहीं 6 तरीके के होता है। अगर ग्रेजुएशन स्तर की बात की जाए तो क्वार्क जो होते हैं 6 तरीके के होते हैं, उसमें ऑफ क्वार्क होता है और डाउन क्वार्क होता है। लेकिन 12th में हम लोग मेनली 2 प्रकार के क्वार्क पढ़ते हैं, ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो पदार्थ होता है, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पदार्थ जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाबू द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, और दूसरा होता है बाबू आवेश होता है, ठीक है। आवेश को हम चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? चार्ज। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ज कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि चार्ज के कारण ही लैपटॉप, मोबाइल, सीडी, टीवी, ये जितना चीज़ों का हम लोग इंजॉय लेते हैं तो ओनली फॉर चार्ज के कारण ही वो लेते हैं। अगर इस संसार में चार्ज का खोज नहीं हुआ रहता तो हम लोग जितने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी का इंजॉय लेते हैं वो शायद हम लोग ले नहीं पाते। अगर एक्चुअली में लेते हैं तो किसके कारण? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। तो समझ में आ गया। अब मास को हम यहाँ पे द्रव्यमान को बोलते हैं मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? मास बोला जाता है। ये जो है क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े हैं बाबू? ये क्लास 11th में हम मास के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर 12th की बात करते हैं तो ये 12th में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो द्रव्यमान यानी मास होता है, मास के बारे में हम क्लास 11th में मैकेनिज्म में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन आवेश की बात करते हैं तो यह क्लास 12th में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आवेश जो होता है, आवेश को, आवेश इससे पहले, लेकिन अब देखिए यहाँ पे किसी भी दोस्ती करते समय, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं दोस्त से दोस्ती करते समय दोस्त को जान लेना जरूरी होता है, उसीलिए फिजिक्स को पढ़ते समय फिजिक्स को जानना बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आवेश होता है, आवेश को दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो आवेश होता है, आवेश को दो भागों में बांटा गया है। आवेश जो होता है, आवेश को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला होता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा होता है बाबू गतिमान होता है। क्या होता है? गतिमान। यानी आवेश को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो होता है बाबू स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा होता है गतिमान होता है। और स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई आवेश से, सिंपल से वर्ड में समझिए, कोई आवेश यहाँ पे ले आकर रख दिए और यहाँ पे हम देखना प्रारंभ किए तो ये आवेश स्थिर है। तो स्थिर आवेशों के बारे में हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। और स्थिर वैद्युतिकी को हम अंग्रेजी में गतिमान को दो भागों में बांटा गया है। गतिमान को दो भागों में बांटा गया है। एक समान होता है, एक परिवर्ती होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, एक जो होता है एक समान होता है, एक समान, और दूसरा जो होता है परिवर्ती होता है, परिवर्ती होता है। तो यहाँ पे कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित, कि यहाँ पे कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आप लोग को पता होगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उत्पन्न करता है एक समान। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ चुका है, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बाबू यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कहने का सेंस यह है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में आपको एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपको एक चैप्टर निकल के आता है विद्युत धारा। यहाँ से एक चैप्टर निकल के आता है विद्युत धारा, क्योंकि गतिशील के मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? दौड़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं जल को जल धारा कहते हैं। अगर किसी भी परिपथ में अगर इलेक्ट्रिक बहेगा यानी इलेक्ट्रिक का प्रवाह होगा तो हम बोलेंगे वहाँ पे विद्युत धारा। विद्युत बहेगा तो विद्युत धारा। जिस तरीके से जल बहता है तो उसको बोलते थे जल धारा। अगर किसी भी परिपथ में यानी इफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो इन वाटर्स एंड करंट, अगर करंट बहेगा तो उसको बोलेंगे विद्युत धारा, वाटर बहेगा तो उसको बोलेंगे जल धारा।
क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में हम करंट को दौड़ाते हैं, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में आपका 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू? 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहाँ से आपको दूसरा चैप्टर तो पढ़ चुके थे, ये आप पहला दूसरा तो हम डिस्कस कर चुके थे, तो कैसे आया। उन दोनों चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में अध्ययन करते हैं, लेकिन विद्युत धारा में करंट को दौड़ाया जाता है और दौड़ाया जाता है, जिसके कारण अगला चैप्टर निकल के आता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा में करंट आए, विद्युत धारा में जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका 7 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर की बात करते हैं, तो अगला चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व को सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने दिया था। यानी चुंबक का मतलब चुंबक से रिलेटेड कुछ बातों को ओरेस्टेड साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किए थे। अब देखिए ओरेस्टेड साहब ने सर्वप्रथम एक धारावाही चालक तार लिए थे और उस धारावाही चालक तार में एक नीडल कनेक्टेड थी और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किए। तो जब विद्युत धारा के प्रवाह किए, जब विद्युत धारा के प्रवाह किए तो चुंबक के अंदर जब विद्युत धारा के जब प्रवाह किए तो चुंबकीय सुई की नीडल जो होती है अप डाउन चारों दिशाओं में घूमने लगी। तो जब वहाँ पे घूमने लगी यानी गति करने लगी, तो वहाँ से एक चैप्टर बन गया गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। समझ में आया? कहने का सेंस यह है कि ओरेस्टेड साहब ने एक अपना प्रयोग किया और वह प्रयोग में उनका कुछ ऐसा था कि सर्वप्रथम एक धारावाही चालक तार लिए थे और उस धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किए। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो चुंबकीय सुई थी, उसके चुंबकीय सुई की नीडल वो चारों दिशाओं में गति करने लगी यानी रोटेट करने लगी। तो वहाँ से एक चैप्टर का निर्माण हो गया गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ये समझ में आ गया? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे पांचवा टॉपिक्स की बात करते हैं। जब यहाँ पे चुंबकत्व ओरेस्टेड साहब ने अपना प्रयोग किया तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आने लगे, जैसे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, यानी बहुत सारे चुंबक आने लगे। तो सोचे ओरेस्टेड साहब कि थोड़ा बहुत चुंबक के बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो यहाँ से आ गया चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे आपका क्लास 12 का 5वां चैप्टर कौन सा बन गया? चुंबकीय पदार्थ। तो इससे आपको 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो चुंबकीय पदार्थ होता है ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कभी 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कभी 5 नंबर का भी। इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लगभग में आप लोगों को बताया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे 6ठा चैप्टर की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को सर्वप्रथम फेराडे ने दिया था। बाबू विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सर्वप्रथम फेराडे ने दिया था। कौन दिया था बाबू? फेराडे साहब ने दिए थे। अब यहाँ पे ओरेस्टेड साहब का प्रयोग को फेराडे साहब ने बहुत बारीकी पूर्वक से देखा। तो वहाँ पे देखा कि आवेश से जब चुंबक से धारा का चुंबक से आवेश का निर्माण किया जा सकता है, यानी आप मान लेते हैं जब चुंबक से आवेश बन सकता है तो क्या, यानी कहने का सेंस यह है कि धारा से आवेश का निर्माण हो सकता है, यानी चुंबक से आवेश का निर्माण हो सकता है। उसी तरह यानी कहने का सेंस यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सर्वप्रथम माइकल फैराडे साहब ने दिए थे। और माइकल फैराडे साहब ने सर्वप्रथम ओरेस्टेड के कंसेप्ट को समझा और वहाँ पे समझने के बाद वहाँ पता लगा कि गतिमान मान लेते हैं कोई गतिमान कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय सुई नीडल उसकी गति करने लगती है। तो यानी आवेश से धारा का प्रवाह किया जा सकता है। तो उसी तरह चुंबक से भी तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। यानी इसका उल्टा दिमाग लगा दिए कौन? माइकल फैराडे साहब ने। और जब उल्टा दिमाग लगा दिए तो वहाँ से एक चैप्टर निकल के आया विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
इससे भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में माइकल फैराडे साहब ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिकल करने के बाद वहाँ पे एक माइकल फैराडे साहब ने एक जनरेटर का निर्माण किए थे। यानी जनरेटर का खोज, विद्युत मोटर का जो खोज होता है, माइकल फैराडे साहब ने किए थे। और माइकल फैराडे साहब ने यहाँ पे देखा कि बैटरी में, अगर मान लेते हैं बैटरी और जनरेटर में दोनों में धाराएं प्रवाहित होती है, तो दोनों का वैल्यू कुछ अलग अलग हो जाता है। और जब अलग अलग हो जाता है तो यहाँ पे एक चैप्टर निकल के आ गया, प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको आ गया प्रतिवर्ती धारा। क्लियर हो गया। यानी एक समान गति में हम लोग यहाँ से, यानी तीसरा से 7वां चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे परिवर्ती, तो देखिए परिवर्ती में आपका 8वां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने दिया था, और मैक्सवेल ने यह बताया था कि जो तरंगे होती है, तरंग के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह सर्वप्रथम मैक्सवेल साहब ने बताए थे। तो उससे संबंधित एक चैप्टर आ गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर 9वां चैप्टर की हम बात करते हैं, तो 9वां चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे 9वां चैप्टर आपका आ जाता है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की, मैक्सवेल किरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर यहाँ पे किरण प्रकाश की, अब देखिए यहाँ पे मैक्सवेल साहब ने देखा कि कोई भी प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और उससे संबंध में एक चैप्टर बना दिए। कौन सा चैप्टर बना दिए? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और वहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पे कुछ किरणें को इमेजिंग किया जाता है, तो वहाँ से एक चैप्टर आ जाएगा किरण प्रकाश की, यानी रे ऑप्टिक्स आ गया। और रे ऑप्टिक्स, और उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर की बात करते हैं मैक्स प्लांक। और उसके बाद मैक्स प्लांक आए, तो मैक्स प्लांक बताए गए कोई भी प्रकाश को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से एक चैप्टर आ जाता है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की। उसके बाद यहाँ पे तरंग प्रकाश की, उसके बाद यहाँ पे 11वां चैप्टर विकिरण की दैत प्रकृति। इससे आपको ये दोनों कंबाइन करके आपको 14 से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और विकिरण की दैत प्रकृति की बात करते हैं तो ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। अगर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 12वां चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे परमाणु, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु होगा तो उसके अंदर जो यहाँ पे परिवर्ती होगा तो उसके अंदर चार्ज होगा, और जब चार्ज होगा तो यहाँ पे चार्ज होगा, तो चार्ज के अंदर यहाँ पे परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। तो परमाणु के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं परमाणु में। इससे परमाणु यहाँ पे 12वां चैप्टर पढ़ते हैं बाबू, 11, 12, 13वां चैप्टर पढ़ते हैं बाबू नाभिक, क्योंकि परमाणु के बीचों बीच केंद्र पर क्या होता है बाबू? नाभिक होता है। जब परमाणु पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पे नाभिक के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया जाए, क्योंकि परमाणु जो होता है, परमाणु के बीचों बीच सेंटर पर क्या होता है? नाभिक होता है। और परमाणु का साइज जो होता है 10⁻13 मीटर होता है। और उसके बाद यहाँ पे 4था चैप्टर आ जाता है आपका बाबू इलेक्ट्रॉनिक
यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण ही हम आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी देखते होंगे, उन सारे चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आप लोग इजी से इजी वे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो इससे आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। लेकिन यहाँ पे लॉजिक गेट से बात करते हैं तो ये 5 नंबर तो ये आपका फिक्स रहता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। परमाणु की बात करते हैं तो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चंस इससे भी पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर्स में आप लोग को सिलेबस के बारे में चर्चा किए। अगले क्लासेस में आप लोग को शुरू से पूरा 0 लेवल से हम पढ़ाने का आप लोग को प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब अगले क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ओके।